हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी ध्यान देंगे कि जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज था, हम लोग अगर अपने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज का सिलेबस दिखाएं तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें तो यूपीएस 11 यानी जो हमारा 11वां नंबर टेस्ट है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आए थोड़ा सा तो जो हमारा 17 नंबर टेस्ट है वो भी हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट है। यानी हमारे पूरे टेस्ट में क्या था कि कुल 2 पेपर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड हमारे टेस्ट में कुल 2 पेपर था। और इस 2 पेपर में अगर हम लोग औसतन बात करें तो इस हिसाब से हो जाते हैं नियर अबाउट 300 क्वेश्चन। ध्यान देंगे 300 क्वेश्चन हो गए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। हम लोग जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उस प्रीलिम्स के पेपर में नियर अबाउट 20+ के करीब में क्वेश्चन अकेले के होते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के होते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के होते हैं। ऐसे में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की टेस्ट है क्यों ना हम लोग आपको वो टेस्ट डेली ध्यान देंगे डेली 20 क्वेश्चन के माध्यम से 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको डिस्कस कर दिया जाए। डेली अगर हम लोग 20 क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे तो ये दोनों पेपर डिस्कस करने में 15 दिन लग जाएंगे। यानी अगले 15 दिन में आपके जो 2 पेपर हैं उन दोनों पेपर के इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। बस अब बात आती है दोस्तों करना क्या आपको। तो पहली बात जो करनी है आपको कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ध्यान देंगे इस प्रोग्राम को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि देखिए आप जितना शेयर करेंगे उतनी ही हम लोग नवीन प्रोग्राम को लेके आएंगे और उतनी ही प्रभावी ढंग से लेके आएंगे। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे वीडियो पे रीच नहीं बढ़ेगी, आप लोग के कमेंट्स नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का जो सोर्स होता है यूट्यूब पे, अगर सीधी सी बात बोली जाए आप हमारे सामने डायरेक्ट होते नहीं हैं। आप जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यार ठीक है, लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो उसी चीज़ से हम लोग को क्या होता है कि एक मोटिवेशन आती है, तब एक फिर से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नए तरीके से काम करते हैं। पूरी सीधी सी बात बोले दोस्तों तो इस 20 क्वेश्चन को वापस प्रिपेयर करने में, एक अच्छे से उसको टाइप करके एक नया रूप देने में मतलब पूरे आधे घंटे से प्लस टाइम जाते हैं। ऊपर से आके हम लोग डिस्कस करने में मेरे को थोड़ी भी समस्या नहीं है। बस आपको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करना है और अपने चैनल जो यूपीएससी हिंदी का अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। एक चीज़ यहाँ पे एक न्यूज़ और भी देते हैं कि डेली शाम को ध्यान देंगे, डेली शाम को क्या हो रहा है, शाम 4 बजे करीब में 4 PM पे करेंट अफेयर की डेली क्लास चल रही है। 4 PM पे आप लोग क्या करिए कि ये 4 PM पे जो करेंट अफेयर की क्लास है इसको जरूर लीजिए। ध्यान दीजिए, इस करेंट अफेयर की क्लास को आप लोग जरूर लीजिए, जरूर सुनिए और अपने दोस्तों में इसको भी शेयर करिए। अब बात आती है कि इस टेस्ट को करते समय आपको अपने पास क्या क्या चीज़ रखनी है। तो पहली बात, टेस्ट बहुत मस्ती में डिस्कस करेंगे, पूरी वादा है कि आपको टेस्ट समझ में आएगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत जितनी औकात है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझाया जा सके। पहला बात, आप लोग को कलम और कॉपी के साथ बैठना है। ध्यान देंगे कलम और कॉपी के साथ बैठना है, चूंकि यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है बेसिकली वो फैक्ट पे डिपेंड होता है, कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट भी जो यहाँ पे का हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से आपको समझा दिया जाए। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक भी सिंगल ऐसे नहीं होंगे जो आपको समझ में ना आए। कलम कॉपी लेके बैठनी है, जो फैक्ट आपको नहीं आ रहा है उसको नोट कर लेना है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है समझा देने के बाद से समझ में आ गया उसको भी नोट कर लेना है। और एक शॉर्ट नोट्स, इस तरह से क्या होगा, जो हम लोग सुबह में और शाम में जो हम लोग डेली टेस्ट टाइप का क्विज कर रहे हैं उनको मिला के एक क्या करिए, अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, और फिर यही आपका लास्ट में हम लोग कह सकते हैं समरी बन जाएगा एग्जाम के रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम को आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को मोटिवेशन रहेगा, हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ध्यान देंगे आप चाहते हैं अगर कि इस 300 क्वेश्चन के प्रोग्राम को अगले 15 दिन में ख़त्म कर दिया जाए तो आप लोग को करना कुछ नहीं होगा, करना बस यही होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करना है। यूपीएससी हिंदी चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब कराइए। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अगर हम लोग अपना पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखने के पहले इन सब चीज़ों को रफ कर लेते हैं और एकदम आसानी से
जो भी क्लास है उसको देखते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में आए। जहां आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम पड़ रही है, वीडियो प्रीमियर है लेकिन यूट्यूब पे हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। जैसे ही ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है हम लोग भी वहाँ पे लाइव हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी डाउट आ रही है, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं और बेसिकली कोशिश किया जाएगा कि उसका समाधान कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान से अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन है, डिब्रू साइकोवा जो जीव मंडल नीचे है ये किस राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे, एक जीव मंडल नीचे का नाम लिखा गया है और उस जीव मंडल नीचे का नाम है डिब्रू साइकोवा और आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान देंगे, जो डिब्रू साइकोवा है ये बेसिकली असम राज्य में स्थित है। यानी इस तरह से इसका ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी डिब्रू साइकोवा असम राज्य में स्थित एक जीव मंडल नीचे है। नीचे देखिए केरल लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे केरल का अगर हम लोग देखें, केरल का कोई प्रसिद्ध जैव मंडल नीचे देखें हम लोग, तो यहाँ का एक जो प्रसिद्ध जैव मंडल नीचे है उसका नाम है अगस्त्य मलाई। ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं अगस्त्य मलाई। आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करते रहिए, अगस्त्य मलाई। अगर हम लोग इसी तरह से उत्तराखंड का देखें कि जो उत्तराखंड का जैव मंडल नीचे है वो क्या है, तो उत्तराखंड के जैव मंडल नीचे अभी रिसेंट में नंदा देवी है। इसी नंदा देवी से देखेंगे कि हिमखंड का हिस्सा टूटा है जिससे अलकनंदा में सॉरी दोस्तों, बाढ़ की स्थिति आ गई थी, एक फ्लड आया था अभी रिसेंट में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए नंदा देवी फिर से इंपॉर्टेंट है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट डी ऑप्शन में लिखा है मेघालय, तो मेघालय का जो जीवमंडल नीचे है उसका नाम है नोकरेक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो एक था लेकिन यहां से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गए हैं। ये पूरे फैक्ट जिनको याद थे तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद थे वो कृपया नोट कर जाए। ध्यान दें, इसको नोट कर जाए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो सागौन है किस प्रकार के वन का महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, तो सागौन बेसिकली पूछना ही चाह रहा है, डायरेक्टली दिखा जाए कि किस प्रकार के वन का हिस्सा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और डी लिखा है किसी भी वन में नहीं पाया जाता है। यानी ऊपर जो 3 वन मेंशन है उन 3 वनों में से किसी भी वन में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान देंगे, सागौन बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। सागौन आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा सागौन के बारे में समझने की कोशिश करें, सॉरी आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं ये पेन चलती है, हाँ चल रही है। आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में देखें तो आर्द्र पर्णपाती वन हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में पाए जाते हैं। पहली बात यह है कि ये हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में पाए जाते हैं। आप लोग लिखते चलेगा इसको, जो भी आपके पीटी के लहजे से इंपॉर्टेंट है केवल उसी चीज को यहां पे लिखा जाएगा, गिरिपथ प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान देंगे, जो आर्द्र पर्णपाती वन है, दूसरी फैक्ट ध्यान दें आर्द्र पर्णपाती वन से रिलेटेड, तो जो आर्द्र पर्णपाती वन है इनमें मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बांस आता है, दूसरा देखिए तो चंदन भी आता है, बांस आता है, चंदन आता है, आंवला भी आएगा, आंवला आता है। आगे हम लोग देखें तो महुआ, सहतूत, ये सब चीज इसी में आता है। महुआ, सहतूत, ध्यान देंगे सहतूत आदि हम लोग लिख लेते हैं, आदि। अर्जुन और कुसुम भी इसी में आता है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो बेसिकली हम लोग जान के लिए कि सागौन आर्द्र पर्णपाती वन का हिस्सा है। आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी जो हिमालय का निचला हिस्सा है वहां भी पाए जाते हैं। इसके मुख्य वृक्षों के नाम हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो चलिए इस तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लिए। जहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट करिए, हम लोग लाइव चैट में हम लोग मौजूद हैं, आप लोग को पूरी तरह से जवाब देंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी इसके सीधे से कहने का मतलब क्या है कि जहां पे, ध्यान देंगे,
जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे वनों की सघनता ज़्यादा है, वनों की सघनता ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। अब वनों की सघनता ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यानी वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है। वनों की सघनता का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है। यानी सीधी सी बात है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। अब थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं, वर्षा बेसिकली ज़्यादा कहाँ होती होगी, उन क्षेत्रों में होती होगी जहाँ पे सूर्य, क्योंकि वर्षा के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो। ध्यान देंगे, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मैक्सिमम होगा और जहाँ पे मिनिमम होगा, तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी और जहाँ पे तुलनात्मक कम होगा वहाँ पे वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी। अब ऐसे में हमको पता है कि सूर्य क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही और लंबवत होता है। यानी सूर्य क्या है कि इन्हीं एरिया में जब ज़्यादा हम लोग को पता है कि लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वर्षा बेसिकली इन्हीं एरिया में हो रही होगी। अब इन एरिया में जहाँ वर्षा सर्वाधिक होगी वहाँ पे क्या होगा कि सन की लाइट सर्वाधिक यानी विषुवत रेखा के इर्द गिर्द। तो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द क्या होता है कि चूंकि सूर्य लंबे टाइम पीरियड तक लंबवत होता है, यही रीज़न है कि यहाँ पे वर्षा बेसिकली ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होती है यानी यहाँ पे वनों की सघनता क्या होती होगी, ज़्यादा होगी। वनों की सघनता ज़्यादा होती है अर्थात यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री से हम लोग ऊपर जाएंगे यानी ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, जब यहाँ पे जैव विविधता मैक्स है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऊपर क्या होगी, मिनिमम होगी या 0 के बराबर होगी। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे जैव विविधता का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझा देने की कोशिश की गई है। पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहे हैं भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैक्सिमम पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट नंबर सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ध्यान देंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होती है। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस का बहुत हिट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन दी हुई है। तो ध्यान देंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होती है। दोस्तों आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे हम लोग थोड़ा सा बारदोली छीड़ा के संदर्भ में क्वेश्चन है कि बारदोली छीड़ा का संबंध है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है काल वैसाखी, दूसरा ऑप्शन है फूलों वाली बौछार, तीसरा ऑप्शन है आम्र वर्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और ये आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बारदोली छीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका सही आंसर अगर हम लोग बताएं, पहले हम लोग सीधे क्या करते हैं कि जो सही आंसर है कि बारदोली छीड़ा का संबंध है, डायरेक्टली उसी को टिक करते हैं। तो काल बैसाखी से बारदोली छीड़ा का संबंध है। ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग लिखते भी चलिए, जो काल बैसाखी है, ध्यान देंगे, इसी को हम लोग बारदोली छीड़ा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारदोली छीड़ा कहते हैं। बेसिकली बारदोली छीड़ा काल बैसाखी को कहां पे कहा जाता है, असम राज्य में काल बैसाखी को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो एक तो ये फैक्ट मिल गया कि किस लोकेशन पे काल बैसाखी को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा काल बैसाखी को देखें, ध्यान देंगे, थोड़ा सा काल बैसाखी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एप्पल पेंसिल की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो 1 सेकेंड बस लगता है इसको चार्ज करने में, तो बस समझते चलते और इसको और 1 सेकेंड एक बार बात ही कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे कि जो 13 जून का एग्जाम है, 13 जून को आपकी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का डेट दिया गया है। यूपीपीसीएस के नए अध्यक्ष भी आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये अध्यक्ष बहुत ही ईमानदार हैं, काफ़ी फ्रेंडली भी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो नो डाउट कि थोड़ा सा माना जा रहा है कि लोकल पट्टी को
और थोड़ा सपोर्टिव हो सकती है, यानी जो अभी थोड़ा हिंदी इंग्लिश का जो लफड़ा है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा तथ्य निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि कौन क्या आके किसको प्रमोट करेगा। देखिए बेसिकली क्या है, हिंदी मीडियम की इस वक्त के जो रिजल्ट डाउन हो रहे हैं, इस वक्त के रिजल्ट डाउन होने के पीछे का एक रीज़न ये निकाला जा रहा है कि आयोग पिछले दिनों में कहीं ना कहीं स्केलिंग को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो स्केलिंग के इग्नोर करने का भी इम्पैक्ट हिंदी माध्यम के बच्चों पे देखा गया है, क्योंकि हिंदी माध्यम के ही लड़के मानविकी जैसे विषयों को अपनाते हैं। कोई भी हिंदी माध्यम का लड़का साइंस बैकग्राउंड के विषयों को ऑप्शनल बना के एग्जाम नहीं देता है। तो अगर आने वाले अध्यक्ष थोड़ा सा स्केलिंग को फिर से लागू करते हैं तो नो डाउट मानविकी के सब्जेक्ट में फिर अच्छे नंबर मिलेंगे। मानविकी के सब्जेक्ट में जैसे ही अच्छे नंबर मिलेंगे, हिंदी मीडियम का रिजल्ट फिर से ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। दूसरी बात, कई सारे लोगों को द्वंद है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम फिर से 13 जून को होगा। ध्यान देने की बात है, पिछले दिनों में देखा गया है, मैं अपने दोस्तों के ही बारे में बता दूं तो कई सारे मेरे फ्रेंड इस इंतजार में अपना लंबा समय खत्म किए कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पे होगा या नहीं होगा। एग्जाम तो टला, लेकिन इस बीच में उन्होंने अपना काफ़ी टाइम खत्म किया। फिर जो एग्जाम का दूसरा डेट डिसाइड हुआ, उस डेट के बारे में भी हमको पता है कि जो एग्जाम अपना नियर अबाउट अक्टूबर में जो था, उस डेट के बारे में भी एक द्वंद आया कि एग्जाम टलेगा नहीं टलेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नीट की एग्जाम हो चुकी थी। लेकिन जब यूपीएससी अपने एग्जाम को नहीं टाली और वो कही कि नहीं हम अपना एग्जाम कराएंगे, तो ऐसा लगा कि लगता है यूपी पीसीएस का भी एग्जाम अपने टाइम पे होगा। तब तक बहुत देर हो चुका था। कई सारे दोस्त रिवीजन के चक्कर में फेल हो चुके, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे पिछले दिनों में, वो एग्जाम को क्वालिफाई भी किए थे, उन लोग का भी रिजल्ट रुक गया। इस बार ध्यान देना है, इसी सावधानी को बरतना है। आप लोग एग्जाम डेट को लेके बहुत परेशान नहीं होंगे। एग्जाम डेट कुछ भी हो, अपने दिमाग में रखना है कि 13 जून को ही एग्जाम होगा और हम लोग अपनी तैयारी को 13 जून के हिसाब से कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, पेंसिल चार्ज हो चुकी है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे कि जो काल बैसाखी है, काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में, ध्यान देंगे बैसाखी इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि बेसिकली असम एवं पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलती है। ध्यान देंगे बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में चलती है और ये काफ़ी भयंकर रूप से चलती है। इसी के कारण इसको हम लोग कह सकते हैं कि विनाशकारी रूप ये धारण करती है। और ये वर्षा युक्त पवन है, इसमें वर्षा काफ़ी तेज होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो वैसे तो इसका संबंध क्या है, असम एवं पश्चिम बंगाल दोनों से है, लेकिन पश्चिम बंगाल असम में इसको बारदोली छिड़ा के नाम से जानते हैं। आते हम लोग अब छठवां नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ITCJET के ऊपर है। कह रहा है कि ITCJET के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है, कोड दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो ITCJET होता है, ITCJET होता है, भारत में मानसून के निर्धारण में इसका बेहद इंपॉर्टेंस होता है। ITCJET बेसिकली एक लो पेटी होता है, यानी लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है। ध्यान देंगे, लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है, यानी जहां पे लो प्रेशर रहेगा ITCJET वहीं चला जाएगा। अगर नॉर्थ में लो प्रेशर होगा तो ITCJET नॉर्थ में जाएगा, और अगर साउथ में लो प्रेशर होगा तो ITCJET साउथ में जाएगा। अगर हम लोग भारत की बात करें, लीजिए भारत की बात करें, हमको पता है कि जो गर्मी का महीना होता है, जो गर्मी का महीना होता है, सूर्य का उसमें क्या होता है, उत्तरायण होता है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ITCJET देखेंगे नियर अबाउट यहाँ तक आ जाता है। और जब यहाँ पे जाएगा तो देखिए ये मानसून को क्या होता है, चूंकि मानसून क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ निकलेगा। ऐसे में क्या होता है कि चूंकि ITCJET ऊपर आ गया है, यानी लो प्रेशर यहाँ पे आ गया है, तो हाई प्रेशर नीचे होता है। तो हाई से लो की तरफ चूंकि मानसूनी पोले निकल देती हैं, यही रीज़न है कि देखिए मानसूनी वर्षा होती है। इसी तरह से देखेंगे जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ITCJET नीचे आ जाएगा। जब ITCJET नीचे आ जाएगा तो यानी लो प्रेशर नीचे आ जाएगा, लो प्रेशर नीचे आ जाएगा यानी हाई प्रेशर ऊपर बन जाएगा। तब क्या होगा, पौने हाई टू लो, यानी ऊपर से नीचे आएंगी। तो देखिए जो लौटने वाली अपनी मानसून है, जैसे यहाँ पे दक्षिण पूर्वी है, तो उसी तरह से यहाँ पे उत्तर पश्चिम जो मानसून है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उतरता हुआ मानसूनी पौने, तो बेसिकली वो आपकी होती है जब ITCJET डाउन हो जाता है, यानी दक्षिणायन जब ITCJET का हो जाता है, जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन को फोकस करें तो ऑप्शन कह रहा है कि ITCJET निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया है। कह रहा है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है। जब गर्मी के महीने में सूर्य का उत्तरायण होता है तो उत्तर, जब गर्मी के महीने में सूर्य का दक्षिणायन होगा तो दक्षिण में आ जाती है। तो इस तरह से ITCJET की स्थिति सूर्य के स्थिति में परिवर्तन के साथ
परिवर्तित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आते हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें सही स्टेटमेंट को चुनते हुए आंसर पे पहुंचाना है। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। आते हम लोग कह रहा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कक्षा 6 के लड़के से पूछिए, वो बोलेगा सही बात है। तो जब पहला नंबर सही बात है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ध्यान देंगे, उत्तरी मैदान में कह रहा है कि वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। उत्तरी मैदान में ध्यान देंगे, भारत के उत्तरी मैदान में क्या होता है कि जो वर्षा की मात्रा है, उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है वो पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होती है, कम होती जाती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे पेन आपको समझ नहीं आएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ या पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। चूंकि पूर्व इधर है तो इधर कर देते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। ध्यान देंगे, घटती जाती है, ये बिल्कुल सही फैक्ट लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी बात ये कर रहा है कि जलवायु को, यहाँ पे देखिए साफ साफ थोड़ा सा क्लियर पढ़ते सीधा लिखा कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक करा अक्षांश है, वायुदाब एवं पवने हैं, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं, तुंगता अर्थात ऊंचाई है, उच्चावच है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। कहीं ऊंचाई जो होती है, महासागरीय धाराएं देखेंगे कि समय समय में एलिनो लालिना आ जाती है, वो भी जलवायु को इम्पैक्ट करती है। समुद्र से डिस्टेंस बिल्कुल सही है। समुद्र से नज़दीक जो होती है वहाँ पे देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तो समुद्र के निकट की जो जलवायु होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो समुद्र से दूरी भी डिपेंड करती है कि जलवायु कैसी होगी। वायुदाब एवं पवने भी डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ लोकल विंड्स चलती हैं, वो जो जलवायु है उसको अलग ही मतलब है कि प्रभावित करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जलवायु को नियंत्रित अर्थात प्रभावित वगैरह करने का जो रोल है इन सबका है, चाहे वो अक्षांश हो, वायुदाब एवं पवने हो, समुद्र से दूरी हो, महासागरीय धाराएं हो, तुंगता हो, इन सबका रोल क्या है, उच्चावच हो, जलवायु को नियंत्रित करने वाले ये प्रमुख कारक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ पे एक हिंट ले लीजिए दोस्तों, यहीं पे आपको एक हिंट दे देते हैं। यूपी पीसीएस में अक्सर क्या होता है ना कि अगर उपर्युक्त सभी लिख के ऑप्शन आ गया है और यदि आपको वो प्रश्न नहीं आता है, साफ साफ पहले सुन लीजिए, किसी भी केस में आपको यदि नहीं आता है, यदि नहीं आता है तो अक्सर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, अगर आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे गए उनमें से कोई गलत है, तो एक अलग की बात है। वरना यूपी पीसीएस का एक रिकॉर्ड है कि 10 में से 9 स्टेटमेंट जिनमें उपर्युक्त सभी लिखा गया है, वो उपर्युक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सी जो भी हो वो सही स्टेटमेंट होता है, वो सही ऑप्शन होता है। सॉरी, आगे अब हम आते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा करा है कि फिर 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कौन सा सही है। कह रहा है कि आपतन अर्थात सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अभी जस्ट ऊपर इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं, तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है, जो भूमध्य रेखा है वहां पे सूर्यातप सर्वाधिक होता है, ध्रुवों की ओर कम होता है। आगे कह रहा है कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ध्यान देंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ध्यान देंगे कि समुद्र के स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। यहाँ पे नियर अबाउट 1013 के मिलीबार के इर्द के करीब में जो होता है कि वायुदाब होता है समुद्र के स्तर पर। यहाँ पे हम कहीं लिख भी लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, एक सेकंड हम इसको देख भी लेते हैं क्योंकि मुझे याद है मैं इसको कहीं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, वन एग्जैक्ट फैक्ट आप लोग देख सकते हैं, हालांकि एक फैक्ट को हम कहीं लिखे हुए हैं, अगर मिल जाएगा तो शायद काम चले। हाँ देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, चूंकि हमको मिल गया था तो हम सोचे थे। देखिए सी लेवल पे क्या होता है 113.25 मिलीबार होता है। तो ध्यान देंगे कि जो, इसको फिर से जूम कर लेते हैं, 1013.25 समुद्र स्तर पर क्या होता है, जो वायुदाब होता है वो सर्वाधिक होता है और 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। ध्यान देंगे, एग्जैक्ट लिख भी दे रहा है, मिलीबार के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे।
यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आगे कह रहा है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है वायु धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। एक चीज ध्यान देंगे कि वायु के जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे लिख देते हैं वायु के, इसको समझ लेंगे दोस्तों, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। ध्यान देंगे, तापमान पर निर्भर करती है और प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तापमान जितना ज़्यादा होगा, तापमान जितना ज़्यादा होगा, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तापमान जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती जाएगी। तो ध्यान देंगे, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता तापमान के प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसे में तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हम लोग आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीधा कहीं ना फोकस करके तीसरे स्टेटमेंट को फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्षोभ मंडल के संदर्भ में क्वेश्चन है। सीधा आप लोग तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ओजोन गैस की परत इसी मंडल में होती है, जबकि हमको पता है ओजोन गैस सामान्यतया कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। अब ऐसे में जब ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, यानी तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो एक ये गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। एक स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल गया। यानी हम लोग कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी यह समताप मंडल की, एक सेकंड, कह रहा है कि क्षोभ मंडल के, कह रहा है यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, देखिए इसका वैसे तो स्टेटमेंट फिर कोई भी नहीं सही है, क्योंकि यह समताप मंडल की ठीक ऊपर होती है, जबकि हमको पता है कि क्षोभ मंडल होता है वो समताप मंडल के ठीक नीचे होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसका गलत ही था, तो इस हिसाब से तो फिर इसका कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल पाई जाती है, उसके बाद से मध्य मंडल पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि यह समताप मंडल के नीचे पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि समताप मंडल इसके ऊपर पाया जाता है। ध्यान देंगे, तो स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा गया है, समताप मंडल के ठीक ऊपर नहीं, ठीक नीचे पाई जाती है। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, आकाशीय घटनाएं होती है, बेसिकली इसी परत में होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये गलत मेरे को लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, वरना इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होता। तो ध्यान देंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन को आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर दो स्टेटमेंट दिया है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन भी क्षोभ मंडल के ऊपर है। कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर ही होती है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मौसम से संबंधित लगी सभी घटनाएं, अभी हम बोले ही हैं, तो बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती है। 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि इस पेपर का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, इसलिए एक है, आसान तो क्वेश्चन है, लेकिन यूपीपीसीएस कई बार इस क्वेश्चन को पूछी हुई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैसों का परसेंटेज है उसको आरोही क्रम में लिखना है। ध्यान देंगे, आरोही क्रम में लिखना है गैसों के परसेंटेज को, आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इस चीज को समझ लेंगे पहले, हमेशा थोड़ी सी आरोही और अवरोही में समझेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना है। हमको पता है कि क्वेश्चन जब बढ़ते क्रम में लिखना है तो नाइट्रोजन, सबको पता है कि जो N2 अर्थात जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद हम लोग देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे वायुमंडल में पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, तो ये 21% के करीब में पाया जाता है। उसके बाद से आर्गन को अगर हम लोग देखें, तीसरा अगर हम लोग आर्गन देखें तो आर्गन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.93
परसेंट यानी 1% से कम पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो अगला चौथा नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो बिल्कुल बहुत जरा सा पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। और अन्य गैसें, अन्य सभी गैसें जो हो गई, जो बच गई, अन्य सभी गैसें हम लोग एक ही साथ लिख देते हैं। अन्य सभी गैसें कितनी हैं, तो अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। तो यानी हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम कहाँ है, नाइट्रोजन है। मैक्सिमम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। नाइट्रोजन खोजिए सबसे लास्ट में कहाँ है, यहाँ पे है। तो यानी अब हमारे पास क्या बचा, यही दो स्टेटमेंट, दो ये लास्ट में होना चाहिए, तो ये दो अपने आप गलत हो गया। अब इन्हीं दो में से कोई सही होगा, नाइट्रोजन क्योंकि लास्ट में है। अब ध्यान देंगे सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम क्वेश्चन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होना चाहिए, यहाँ भी सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड ही है। देखिए अब हमको पता है कि नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर में क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पहले ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान देंगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो ध्यान देंगे सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, जल चक्र में, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। 13वें नंबर क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे पर्यावरण किससे बनता है। ध्यान देंगे पर्यावरण किससे बनता है, और 4 स्टेटमेंट दिया है, जीवीय घटकों से, दूसरा कह रहा है भू आकृतिक घटकों से, तीसरा कह रहा है अजैव घटकों से, और चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त सभी से, अर्थात इन तीनों के मिश्रण से, इन तीनों के संगठन से। तो ध्यान देंगे पर्यावरण केवल जीवीय घटकों का समुच्चय नहीं है, पर्यावरण केवल अजैव घटकों का समुच्चय नहीं है, पर्यावरण केवल भू आकृतिक घटकों का समुच्चय नहीं है, पर्यावरण इन तीनों अर्थात जीवीय, भू आकृतिक और अजैव घटकों, इन तीनों का समुच्चय है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है, उपर्युक्त सभी सही है। 14वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का भौतिक संघटक नहीं है। ध्यान देंगे भौतिक संघटक नहीं है। इसमें हम लोग पहला स्टेटमेंट है स्थल मंडल, दूसरा स्टेटमेंट है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है जलमंडल और चौथा है वायुमंडल। यहां पे समझना होगा दोस्तों, पर्यावरण के भौतिक संघटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक संघटक भी कहते हैं या अजैव संघटक कहते हैं। पर्यावरण के भौतिक संघटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संघटक कहते हैं, अजैव संघटक कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं पर्यावरण के भौतिक संघटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संघटक कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो ध्यान देंगे 14वें नंबर क्वेश्चन में कि जो अब ये अजैविक संघटक है अर्थात जो भौतिक संघटक है, इसमें क्या आता है, इसमें स्थल मंडल आता है, इसमें आ आता है, इसमें जलमंडल आता है, इसमें क्या आता है, इसमें वायुमंडल आता है। ध्यान देंगे कभी भी नहीं वाला दोस्तों क्वेश्चन आए आपके सामने, ध्यान देंगे कभी भी अगर नहीं वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो करना क्या है कि नहीं को गोला कर लेना है, नहीं को गोला कर लेना है, ताकि दिमाग में रहे कि अपने को नहीं टिक करना है। यानी भूतापीय ऊर्जा जो है यही गलत आंसर है, यही गलत आंसर है, आपका सही है। क्योंकि जो भूतापीय ऊर्जा है ध्यान देंगे वो पर्यावरण के ऊर्जा संघटक है। ध्यान देंगे जो पर्यावरण के ऊर्जा संघटक होते हैं, पर्यावरण के ऊर्जा संघटक होते हैं वो दो ही हैं। कौन है, पहला एक तो हो गया आपका सौर ऊर्जा, लीजिए एक हो गया आपका सौर ऊर्जा, और जो दूसरा होता है वो है आपका भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये तो ऊर्जा का संघटक है, जबकि हमको भौतिक संघटक पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ये नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था। ध्यान देंगे 15वां नंबर क्वेश्चन, तो पारिस्थितिकी जो वर्ड है उसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो अर्नेस्ट हैकल थे। ध्यान देंगे पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, अर्नेस्ट हैकल थे। अब हम लोग थोड़ा सा पारिस्थितिकी वर्ड को समझ लेते हैं, पारिस्थितिकी वर्ड को समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे पारिस्थितिकी की अगर हम लोग समझे तो आप लोग लिख जाइए, हम लिख देते हैं यहाँ पे जीवों के, ध्यान देंगे जीवों के आपसी संबंधों, जीवों के
आपसी संबंधों जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उनके संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी कहा जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो हम लोग पहले ही बता दिए, अर्नेस्ट हैकल है। जबकि ध्यान देंगे ओडम जो थे, अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछता, कह देता कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ध्यान देंगे क्वेश्चन अगर पूछता पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो हो गए ओडम। ध्यान देंगे ओडम क्या है? पारिस्थितिक विज्ञान के जनक है। ओडम क्या है? पारिस्थितिक विज्ञान के जनक है। पारिस्थितिक विज्ञान के जनक हैं। इस चीज को ध्यान देना है, पारिस्थितिक विज्ञान के जनक है। अब हम लोग आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 16वें का सी है कि जैविक तथा 16वां नंबर क्वेश्चन है होलोकोइनोसिस। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन है होलोकोइनोसिस क्या है। तो ध्यान देंगे होलोकोइनोसिस क्या है। तो होलोकोइनोसिस जो है कि जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य का संबंध है। होलोकोइनोसिस जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य का संबंध है। ठीक है, तो जैविक एवं अजैविक, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य का संबंध है। क्योंकि ऑप्शन ए देखेंगे तो जैविक जैविक है, बी देखेंगे अजैविक अजैविक है, सी में कार्बनिक एवं अकार्बनिक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो गया। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य के संबंध को, फिर से सुन लें, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य के संबंध को होलोकोइनोसिस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे जैव विविधता में वृद्धि होती है। बिल्कुल गलत बात है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे जैव विविधता घटती है, ऊपर ही हम लोग समझा चुके हैं। सेकंड देखते हैं, कह रहा कि समुद्र की गहराई में जाने पर जैव विविधता में कमी होती है। तो ध्यान देंगे चूंकि जो समुद्र की जो प्रकाश है, जो सूर्य की प्रकाश है, वो समुद्र में केवल, एक बार फैक्ट चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैक्ट गलत हो सकता हूँ, 400 मीटर, एक बार फैक्ट चेक कर लेंगे, उसके बाद ही इस तथ्य को मानेंगे। जो समझाना है वो हम समझा देते हैं, पर मेरा मानना है 400 मीटर ही सही है। जो सूर्य की प्रकाश से, ध्यान देंगे, एक सेकेंड, जो इस पेन को ही चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह पे लिख देते हैं कुछ, ये पेन चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश को ध्यान देंगे, 400 मीटर है, तो सूर्य की प्रकाश क्या होती है, केवल समुद्र में 400 मीटर तक ही जाती है। फैक्ट एक बार 400 मीटर वाला चेक करना है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, जब मान लीजिए कि समुद्र ये हो गया, अब सूर्य की प्रकाश ही केवल यहीं तक जा रही है। अब ऐसे में क्या होगा कि जैव विविधता अधिक होगी। आप सोचिए कि समुद्र की गहराई में जाने पर जैव विविधता में कमी आएगी, नहीं आएगी? तो बिल्कुल सही है, अंदर जाने पे जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट ही नहीं जाएगी अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जैव विविधता कैसे रहेगी भाई। किसी को जो वनस्पतियां, उनके लिए क्या चाहिए, लाइट तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। और जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पाएंगी तो वनस्पतियां रहेंगी कहाँ से? ऐसे में जैव विविधता में क्या आएगी, नीचे जाने पे कमी आएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या है, इसका सही है। तो जब सेकंड सही है तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि पहला गलत है। आज हम लोग केवल 20 नंबर क्वेश्चन पे ही करेंगे। ध्यान देंगे, कुल हम लोग 7 दिन में टारगेट रखे हैं इसको खत्म करने का, तो 15 दिन में टारगेट रखे हैं दोनों पेपर खत्म करने का, इस चीज को ध्यान रखना है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। इसको हम लोग समझने के पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा सा चीज ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैं एक पिक रखा था, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा भाई,
पेस्ट आप हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, हाँ हो जा रहा है, आइए ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखना है, जो भी इसमें लिखाया हुआ वो सब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये फिगर जो है ये पोषण स्तर का एक फिगर है। ध्यान देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का ये एक फिगर है। इसको जूम कर देते हैं, आप देखिए जो उत्पादक है, जिसको हम लोग प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं, या यही क्या है, प्रथम पोषण स्तर है। बेसिकली उत्पादक क्या होते हैं, ये सब बता रहे हैं। उत्पादक में बेसिकली क्या होते हैं, पादप, प्लवक, घास, वृक्ष, ईटीसी, ये सब आते हैं। अभी आगे समझा देते हैं। अब होता क्या है कि इनको कौन खाते हैं, उपभोक्ता। इनको खाने वाले हैं जंतु, प्लवक, टिड्डे एवं गाय, यानी जो घास फूस है इनको बेसिकली ये लोग खाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या है, यानी ये उपभोक्ता हो गए। अब ये कैसे उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, क्योंकि ये तो उत्पादक हैं, खाने वाले ये पहले हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब क्या है, तो जंतु, प्लवक, टिड्डे और गाय को, इन लोगों को बेसिकली ये लोग खाते हैं, यानी पक्षी, मछलियाँ, भेड़ियाँ, ईटीसी। अब क्या है कि ये कोई इन चीज़ों को उगा थोड़ी नहीं रहे हैं, जंतु, प्लवक, टिड्डे, गाय को उगा थोड़ी नहीं रहे हैं। यानी ये क्या है, ये दूसरे उपभोक्ता हो गए, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। इसी तरह से ये क्या हो गया, इसको खा रहे हैं, तो ये तृतीयक पोषण श्रेणी हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब हम लोग समझते हैं, अब यहां से क्वेश्चन जो पहले है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो भाई इसको भी देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। भाई ये तो उत्पादक हो गए, यानी ये उपभोक्ता है ही नहीं, तो पहले उपभोक्ता ये हो गए। ठीक है, द्वितीयक पोषण स्तर, यानी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर क्या सही है, जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है वो है द्वितीयक उपभोक्ता है। तो यहां का आंसर हो गया बी। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन है। 18वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, हम लोग उत्पादक क्या होते हैं यही समझ लेते हैं। उत्पादक क्या होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। उत्पादक क्या होते हैं कि उत्पादक अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी सबसे बड़ी इनकी खूबी क्या होती है कि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी होते हैं। भोजन का निर्माण ये स्वयं करते हैं। भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, पहली बात हो गई। अब ध्यान देते हैं, उत्पादक चूंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यही कारण है कि इनको स्वपोषी कहते हैं। होता क्या है कि यह मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें उत्पादक के, तो हरे पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब उत्पादक हैं। हरे पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, उत्पादक हैं। ऐसे में इसका आंसर क्या सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस फिगर को अपने दिमाग में रखना, ये फिगर कभी भी काम आ सकता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये चीज उत्पादक वाला आपको समझ आ गया। और आज का हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव उपचार की किस तकनीक के तहत, जैव उपचार की किस तकनीक के तहत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को मृदा तक पहुंचाया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव उपचार की किस तकनीक के तहत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस जैसे तत्वों को मृदा तक पहुंचाया जाता है। तो ध्यान देंगे, उस तकनीक का नाम है बायो स्टिमुलेशन। इस तकनीक का नाम है बायो स्टिमुलेशन। बेसिकली इस तकनीक में किया क्या जाता है, तो ये तकनीक ध्यान देंगे, बायो स्टिमुलेशन जो है यह स्वस्थानीय जैव उपचार की तकनीक है। ध्यान देंगे, यह स्वस्थानीय जैव उपचार की तकनीक है। पहली बात क्या हो गई कि यह स्वस्थानीय जैव उपचार की तकनीक है। आगे हम लोग ध्यान देखते हैं कि बायो स्टिमुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पोषक तत्वों,
जो हो क्या हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस पोषक तत्वों के माध्यम से प्रदूषित मृदा में हो जाता है। इस प्रक्रिया में बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों के माध्यम से, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं पोषक, इनको क्या करता है, पोषक तत्वों के माध्यम से क्या होता है कि मृदा में भेजा जाता है। ठीक है, तो बायो स्टिमुलेशन वो तकनीक है। 20वें का बी ऑप्शन सही है। और इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था वो नियर अबाउट सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल हम लोग 21 से 40 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो हम लोग का टारगेट है कि अगले 300 क्वेश्चन को, जो हमारे पास 300 क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, उसको हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिन में खत्म करना, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपने दूसरे नंबर के क्लास में।